हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल सही ढंग से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की यह क्लास जो है वो पॉलिटिकल वो जियोग्राफी के मॉडल सेट को लेकर है, ठीक है ना। इससे पहले की क्लास में हमने मॉडल सेट पहला कराया था जियोग्राफी का, और ये जियोग्राफी का क्लास 2 है, ठीक है ना। आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर क्लास 2 इसका कब लेकर आइएगा मॉडल सेट का, तो क्लास 2 आज आपके लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है ना। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम से इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। पहला मॉडल सेट को अच्छे से याद कर लिए होंगे, और यह दूसरा मॉडल सेट है, इसको भी खूब बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। और इसी तरह के हम आपको 3 और देंगे, मतलब कुल 5 बताए थे ना आपको कि कुल 5 मॉडल सेट देंगे, आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस मॉडल सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न इसमें भी पूछा हुआ है दूसरे मॉडल सेट में। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते चलिएगा, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, ठीक है ना, और बढ़िया मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम अपने मॉडल पेपर को शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रश्न है, कैसे प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग से उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आप लोग प्रश्न का जितने सारे प्रश्न आप लोग किए होंगे, ठीक है ना, उसमें से सभी प्रश्न बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए होंगे। और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्नों का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 32-70 प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। या नीति आयोग की स्थापना की बात कर रहा है, ठीक है ना। नीति आयोग, वैसे तो यह पॉलिटिकल का प्रश्न है, देखिए जियोग्राफी में पूछा हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है कुछ भी दे। तो देखिए, यह जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में ऑप्शन ए में दिया है, 1950 ऑप्शन बी में दिया है, 1991 ऑप्शन सी में दिया है, 2014 ऑप्शन डी में दिया है, 2015। तो आप सबको मालूम ही होगा कि जो नीति आयोग, ठीक है ना, वह योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। क्या 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, नीति आयोग की गठन किया गया था। कब 1 जनवरी 2015। इसमें सन दिया है केवल 2015। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। यह पॉलिटिकल का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है यह ज्योग्राफी का है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो सन 2015 में हुई थी। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जितने सारे मॉडल पेपर है ना, सभी में जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा मॉडल सेट है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट उत्तर करते चलिएगा, हम लोग फटाफट से सभी प्रश्नों को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न है कि इनसेट जो है, इनसेंट का संबंध किससे है। इनसेंट जो है वह इसका संबंध जो है किससे है, तो इसका जो संबंध है, ठीक है ना, इनसेंट का जो संबंध है वह है उपग्रह से, ठीक है ना। किससे, उपग्रह संचार से, ठीक है ना, उपग्रह संचार से इसका संबंध है इनसेंट का। उपग्रह मतलब कि जो पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि चंद्रमा क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। उसी प्रकार के मानव निर्मित भी बहुत सारे उपग्रह है। उसी मानव निर्मित उपग्रह से किसका संबंध है, तो इनसेंट का संबंध है। किसका, इनसेंट का। तो इनसेंट का संबंध किससे है, तो उपग्रह से है, ठीक है ना, उपग्रह संचार से है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न आपको नया लगे उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न आपने अगर दोबारा कर लिया हो तो और बेहतर, ठीक है ना। इसमें एक बार बता देते हैं कि जो भी प्रश्न इसमें दोबारा पूछेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ठीक है ना। भारत में कपास उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है बिहार, ऑप्शन डी में दिया है उड़ीसा। तो आप सबको मालूम होगा जो कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य मतलब सबसे आगे राज्य कौन सा है जी, तो भारत में कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे राज्य है तो वह है गुजरात। कौन है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। एक और बात बता दें कि जितने सारे जो राज्य हैं, ठीक है ना, और उसमें उत्पादन किए जाने वाले सबसे अधिक वस्तु का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कपास हो गया, जूट हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इन सब चीज़ों का कहाँ कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है, आप लोग इसको अच्छे से एक बनाकर पैराग्राफ, ठीक है ना, एक सारणी बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है ना। तो भारत में किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति है। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है गोवा। तो आप सबको मालूम होगा, ठीक है ना, कि भारत में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन है जी, कहाँ पे है जी, तो हमारे ही राज्य बिहार में है, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, ठीक है ना, कि आप लोग मन लगाकर ऐसा पढ़ाई कीजिए कि जो बिहार है ना, हम लोग का जो राज्य बिहार है, प्यारा सा राज्य जो बिहार है, वह 1 नंबर पर पहुँच जाए। कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। सभी बच्चों से यही लग रहा है कि इतना पढ़ना है, इतना। अभी 1 नंबर पर कौन है जी, 1 नंबर पर भी केरला है। कौन है, 1 नंबर पर केरल है। लेकिन हम लोग को इतना मेहनत करना है ना बिहार के बच्चों को, ठीक है ना, इतना मेहनत करना है कि 1 नंबर पर ला देना है। आप लोग वादा कर दीजिए खुद से, इतना पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिहार, ठीक है ना। भारत में सबसे कम साक्षर में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ है, तो बिहार में है। और सबसे अधिक कहाँ है, तो केरला में है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेगालोपिस, ठीक है ना,
मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? मेगालोपोलिस का अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया है सिटी, ऑप्शन डी में दिया है सनगढ़, ऑप्शन डी में दिया है मेगा सिटी, ऑप्शन डी में दिया है विशाल नगर। तो मेगालोपोलिस का अर्थ होता है एक विशाल नगर, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा नगर का अर्थ होता है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? एक विशाल नगर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसका भी आ रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आयनलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। आयनलिंग पिरामिड का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, मतलब किससे संबंध है? तो आयनलिंग पिरामिड किससे संबंध है जी? ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या घनत्व, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है पुरुष और महिला के जनसंख्या से, ठीक है, बिल्कुल सही है। आयनलिंग जो पिरामिड है वह पुरुष और महिला के जनसंख्या के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पेशेवर, ठीक है ना, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर सेवाओं से संबंधित कौन है? पेशेवर सेवाओं की बात कर रहा है, ठीक है ना, पेशावर, ठीक है ना। तो इसका इस ऑप्शन ए में दिया है नाई, ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में दिया वकील, ऑप्शन बी में दिया है नाई, ऑप्शन सी में दिया है धोबी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। जो पेशावर सेवाएं है, ठीक है ना, पेशावर सेवा वो इनमें से सभी होगा। जो वकील है, नाई है, धोबी है, ये सब कैसे सेवाएं देते हैं जी? तो पेशेवर सेवाएं, ठीक है ना, कैसे? पेशेवर सेवाएं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर, सही उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही चैप्टर का मानव भूगोल से ही प्रश्न है, ठीक है ना। मानव भूगोल का पहला पाठ है मानव भूगोल, उसी का पहला प्रश्न है, ठीक है ना, कि जो नियतिवाद है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक की बात कर रहा है, उसके प्रवर्तक नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, विचारक पूछ रहा है, मतलब कि नियतिवाद पर विचार किसने किसने किया था। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, नियतिवाद पर विचार किसने किसने किया था जी? तो नियतिवाद पर जो विचार है वह इकांत तो किया था, जरूर किया था, हमबोल्ट ने भी किया था, ये भी किया था, और रिटर ने भी किया था। इन तीनों ने इस पे विचार किया था, नियतिवाद पर तीनों ने विचार किया था, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है वो कोई और था, ठीक है। तो नियतिवाद के विचारक कौन है जी? ये तीनों हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों, अर्थात कि इनमें से सभी जो है वह नियतिवाद के विचारक है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या की बात कर रहा है, सघन नहीं, विरल मतलब कि एकदम वीरान, विरल मतलब वीरान, ठीक है, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, तो वह जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है जी? तो ऑप्शन ई में दिया है ध्रुवीय प्रदेश, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ही कम जनसंख्या पाया जाता है, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ही कम जनसंख्या पाया जाता है, अर्थात इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और वहीं अगर प्रश्न पूछ देता है कि विरल न देकर, यहाँ पे कह देता है सघन, अगर विरल न देकर आप लोग जितने सारे बातें हम अलग से बताएंगे ना, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगर सघन पूछता है कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया, सघन वाला दक्षिण पूर्व एशिया, और विरल वाला तो ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? विरल जनसंख्या कौन सा है? तो ध्रुवीय प्रदेश, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में किस महादेश में है? बात कर रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, ठीक है ना, सड़क घनत्व सबसे अधिक सड़क का घनत्व और सबसे अधिक सड़क घनत्व, ठीक है, दोनों वही दे दिया है, सड़क घनत्व सड़क दे दिया है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की दे दिया है, यहाँ पे देगा वाहनों की घनत्व निम्नलिखित में किस महादेश में है, मतलब किस महादेश में सबसे अधिक सड़क है और सबसे अधिक वाहनें हैं, मतलब जो गाड़ी है, सबसे अधिक क्या है जी? गाड़ियाँ जो चलती है, 4 पहिया 2 पहिया जो भी सारी गाड़ी है, वो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक, अगर सड़क देखा जाए और वाहनों की संख्या देखा जाए तो वह है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है जी? उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक सड़क और वाहनों की संख्या है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ, ठीक है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, निम्न आयु, ठीक है ना, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है, मतलब जहाँ पे जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है। किसके कारण जी? किसके कारण जनसंख्या ज़्यादा होता है? तो जहाँ पर ऑप्शन ई में दिया है कि जन्म दर ऊँच होता है, जन्म दर ऊँच मतलब जन्म दर जहाँ पर जन्म जल्दी जल्दी हो गए। ऑप्शन बी में दिया है कि जहाँ जन्म दर निम्न होता है, मतलब जल्दी मतलब जल्दी जो है वह जन्म नहीं होगा किसी का। जहाँ पे मृत्यु दर ऊँच होता है, मतलब कोई एकदम धड़ाधड़ मतलब बहुत सारे लोग मर ही रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पे तो भाई जनसंख्या होगा ही नहीं जा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे परिवर्तित होगा, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे वृद्धि होगा? तो जहाँ पे मृत्यु दर निम्न होगा, जहाँ पे लोग कम मरेंगे, जहाँ पे लोग कम मरेंगे वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। जहाँ पे लोग क्या होंगे जी? मृत्यु दर, मतलब लोगों की जनसंख्या में अगर कमी आ गई मरने की, तो वहाँ पे बड़ा जनसंख्या हो जाएगा, उस देश का सबसे बड़ा जनसंख्या हो जाएगा। तो इसका
राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब मृत्यु दर निम्न होगा, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न होगी तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। सभी प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से समझा के एकदम ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्नों को समझा के उसका उत्तर बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठा रहे, प्रश्न का उत्तर रटने की जरूरत ना पड़े। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर की 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताइए। 100% शहरी मतलब जो एकदम पूरा शहर है, वह कौन सा शहर है जो पूरी तरह से शहर है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे गांव नहीं है, एकदम पूरा शहरी शहर है, वह कौन सा देश है, ठीक है ना। तो उस देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सिंगापुर, तो सिंगापुर ही है। कौन है जी? सिंगापुर ही है। सिंगापुर एकदम पूरा तरह से शहरी शहर है, इसमें एक भी गाँव देखने को नहीं मिलेगा, एकदम 100% क्या है जी? शहर है इसमें। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एकदम शहरी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है? किस भाषा परिवार की अगर बात किया जाए मतलब बहुत सारी भाषा है ना जी, मतलब किस भाषा पूरी धरती पर 5000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। उस 5000 भाषाओं में से सबसे मतलब भाषा परिवार जो है, भाषा परिवार तो 6 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो जो भाषा परिवार है, किस भाषा परिवार की जो जनसंख्या है सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है जी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा चिन्नी तिब्बती। चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? वही प्रश्न पूछा है हमने, अब जब आपसे बताया था कि जो है साक्षरता दर सबसे अधिक कौन है, तो केरल है, सबसे कम कौन है, तो बिहार है। तो अभी बिहार केरल का पूछा है कि केरल में जो है साक्षरता दर कितना है, केरल में साक्षरता दर कितना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि 92.4%, ऑप्शन बी में दिया है 96.2%, ऑप्शन सी में दिया है 47.53% मतलब 53, और ऑप्शन डी में दिया है 54.16%। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? कि केरल में जो है साक्षरता दर है वहाँ पे 96.2% है। कितना है जी? 96.2%। देखिए कितना बड़ा जनसंख्या यहाँ पर है, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे कितने हैं, मतलब कि अगर 100 व्यक्ति है तो 100 व्यक्ति में से 96 व्यक्ति एकदम पढ़े लिखे होंगे। 96 व्यक्ति क्या होंगे जी? एकदम पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा सा भी नहीं इधर उधर नहीं होगा, एकदम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं 96%। तो ऐसे यहाँ पे केरला में ऐसी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं जो एकदम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। एकदम केरला में है ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। केरला में क्या है जी? पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं बिहार में पढ़ाई तो है लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाई तो बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना मेहनत से आप लोग को लिए, कितना मेहनत से ये सब मॉडल पेपर हम लोग 5-5 को एकदम सोच के कहाँ से खोज के लाते हैं, ठीक है कि नहीं। और फिर इतना मेहनत हम लोग करते हैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, फिर भी हम बच्चे जो है तो पढ़ते नहीं है, तो कितना बुरा लगता होगा ना जी। बिहार एकदम इसीलिए बिहार क्या है सबसे पीछे है, बच्चे पढ़ते ही नहीं मन लगा कर, ठीक है ना। इसीलिए बिहार क्या है सबसे पीछे है पढ़ाई को लेकर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि केरला में साक्षरता दर कितनी है, तो 96.2%। इसको याद कर लीजिएगा 96.2%, ठीक है ना। 96.2% केरला की साक्षरता दर है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग से भी उम्मीद है कि हमारी बातों को समझ रहे होंगे, आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या किया है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि कहाँ नहीं की जा सकती है? विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो है, कृषि का उत्पादन सबसे ज़्यादा विस्तार रूप में कहाँ पे नहीं किया जा सकता है? तो प्रेरित क्षेत्र ये तो कृषि के लिए जाना जाता है, एसटीपी जो है भी कृषि में, पंपास जो है भी कृषि के लिए। लेकिन जो अमेजन का बेसिन है, अमेजन के बेसिन मतलब अमेजन के जंगलों में, ठीक है ना, अमेजन का जंगल जो है उसमें एक बेसिन स्थान है, ठीक है ना। बेसिन नाम का एक जगह है, वहाँ पर क्या हो सकता है जी? एक विस्तृत रूप में मतलब विस्तार रूप में क्या हो सकती है? तो कृषि नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, सबसे घना जंगल कौन है जी? तो अमेजन है। सबसे घना जंगल कौन है? तो अमेजन ही है। और उसमें जो बेसिन स्थान है वो तो और ज़्यादा घना है, तो वहाँ पे क्या कर सकती है? कृषि नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? दक्षिण भारत की बात करता है कि सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में दिया है नहर, नलकूप, तालाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तालाब। दक्षिण भारत में जो है वह तालाब से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? कितना आसान प्रश्न पूछा है, हर बार प्रश्न पूछता है। तो ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। कुल 70 प्रश्न है। मॉडल पेपर दूसरा है, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी का मॉडल पेपर दूसरा है। अगला है कि किम्बरले, ठीक है ना, किम्बरले क्यों विख्यात है? किम्बरले जो है वह क्यों विश्व विख्यात है? किम्बरले जो एक स्थान है वह विश्व विख्यात है, किसके लिए? क्योंकि किम्बरले में जो होता है हीरा सबसे अधिक मिलता है। क्या जी? वहाँ पे हीरा सबसे अधिक मिलता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, जो किम्बरले स्थान है ना वहाँ पे सबसे अधिक अगर कुछ मिलता है तो हीरा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीरा के लिए विश्व विख्यात है किम्बरले, ठीक है। जैसे अभी हम लोग भारत में जैसे आप लोग सुने होंगे KGF का नाम,
KGF फिल्म, इस पर फिल्म बना है KGF, ठीक है ना, कोलार गोल्ड फाइट, ठीक है ना। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है जी, क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत अधिक मिला है। KGF फिल्म आप लोग देखे होंगे तो उसमें सोने के बारे में ज़्यादा बात की गई है कि नहीं। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। उसी प्रकार ये जो किमरले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए। यहाँ पे सबसे अधिक क्या मिलता है, तो हीरा मिलता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 19 नंबर कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ग्रामीण अधिवासों से कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित है। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब गाँव में अक्सर क्या होता है जो कृषि जो होते हैं, फसल उत्पादन करना, मछली पालना, टुकड़ी बुनना, ये सब क्या है जी, प्राथमिक क्रियाकलाप है। गाँव में यही सब होता है, कृषि करना, फसल उत्पादन करना, मछली पालना, गाय भैंस पालना, मतलब ये सब क्या आता है, प्राथमिक क्रिया में आता है। तो वहीं पूछ रहा है कि ग्रामीण जो आदिवासी लोग रहते हैं वह किस क्रियाकलाप से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से होंगे। किससे, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन देश कौन है। अभी प्रश्न पूछा था कि भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ उपजाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ उपजाया जाता है, तो गुजरात में। वहीं प्रश्न पूछा है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो वो भी गुजरात में ही, मतलब भारत में। कहाँ पे जी, पूरे विश्व में, भारत में। पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर कपास का उत्पादन होता है तो भारत में। और भारत में किस राज्य में, तो गुजरात में। पूरे विश्व में भारत में, और भारत के गुजरात राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत देश में उत्पादन किया जाता है कपास का। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि फसल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है रूस, ऑप्शन बी में दिया है डेनमार्क, ऑप्शन सी में दिया है भारत, ऑप्शन डी में दिया है नीदरलैंड। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, डेनमार्क में, ठीक है ना। डेनमार्क में सहकारी कृषि का फसल ज़्यादा परीक्षण किया गया है। तो इसका राइट उत्तर डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्न में कौन सी फसल जो है वह एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि की बात करता है कि कौन सी फसल जो है एकल कृषि नहीं है। डेयरी कृषि है, एकल कृषि है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि क्या है जी, यह एक एकल कृषि नहीं है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो मिश्रित कृषि है वह एकल कृषि नहीं है। ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से याद हो रहे होंगे, सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छा भी लग रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 5 मॉडल सेट देंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं सबके, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। आप सबको मालूम होगा कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है मैसाबी श्रेणी वाला, किससे इसका संबंध है जी मैसाबी का। तो मैसाबी का जो संबंध है वो लॉ अयस्क से ही है। किससे है, लॉ अयस्क से है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मैसाबी श्रेणी का संबंध लॉ अयस्क से है। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। कितना आसान प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है कि बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए में दिया है लोहा, ऑप्शन बी में दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में दिया है सोना, ऑप्शन डी में दिया है चांदी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइड से है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है तो एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप की बात करता है, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है मछली पालना, ये तो प्रथम क्रियाकलाप है। ऑप्शन बी में दिया है लौ प्रगणन, ये जो द्वितीय क्रियाकलाप है। बाकी जो वस्त्र बनाना, टुकड़ी बुनना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, लौ प्रगणन, मतलब लोहा का गलना, ये क्या है जी, एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे प्रश्न गलती लग रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है बोल रहा है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पे जो लौ प्रगणन है, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, लौह प्रगणन ये द्वितीय क्रियाकलाप है। वस्त्र बनाना ये भी क्या व्यापारी करता है, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। और टुकड़ी बुनना ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है, ठीक है ना। जो मछली पकड़ना है ये क्या है, ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना क्या है जी, प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर याद कीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या कहा जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, और कौन सा महादेश है जहाँ पे सबसे अधिक विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो कौन महादेश है जी, तो वह महादेश है यूरोप। यूरोप में आप लोग मालूम होगा कि यूरोप में सबसे अधिक जो है विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, देखने के लिए यूरोप को। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में यहाँ तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन सी में दिया है 7, ऑप्शन डी में दिया है 10। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं दिया, इनमें से ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देता है।
इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में कुल 22 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो भारत के कुल 7 राज्य में है। 7 राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन बी में यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना। 22 इसका करेक्ट उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, जो उत्तर अटलांटिक मार्ग है वह किसको जोड़ता है। आप सबको बता दें कि जो उत्तर अटलांटिक मार्ग है वह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक जो मार्ग है वो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। कितना आसान है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है जी, तो संचार कहलाता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत एक सदस्य है, भारत किसका सदस्य है, इनमें से भारत जो है किसका सदस्य है, तो साप्टा ऑप्शन ए में दिया है, तो साप्टा का सदस्य है ही, बाकी इसमें से किसी का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है वह साप्टा का सदस्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अधिवास की लघुतम इकाई क्या है। अधिवास की लघुतम इकाई क्या है, तो अधिवास की लघुतम इकाई क्या है, कस्बा तो होगा नहीं, पल्ली है। क्या है जी, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा पल्ली है। अधिवास की लघुतम इकाई पल्ली है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस झील के चारों ओर बसा गांव, किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन ए में दिया है अरिय, ऑप्शन बी में दिया है निहारिकीय जिसको बोलते हैं वृत्ताकार, ऑप्शन सी में दिया है नाभिकीय, ऑप्शन डी में दिया है तारा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो वह एक वृत्ताकार रूप में आता है। किस रूप में, वृत्ताकार रूप में, जैसे वह एकदम वृत्त के रूप में आता है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी निहारिकीय जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। ये प्रश्न बहुत बार करा चुका है, ठीक है ना, करा चुके हैं इसको जो पिछले कोई वीडियो में। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो है नगरों के विकास की अवस्थाएं कितने रूप में है, तो 7 रूप में। कितने रूप में है, 7 रूप में। ग्रिफिथ टेलर जो है नगरों के विकास को 7 रूप में, 7 रूप अवस्थाएं दी है, ठीक है ना। 7 अवस्थाएं बताए हैं नगरों के विकास के लिए, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। वह कौन सा राज्य, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आप सबको मालूम होगा कि भारत के उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। किसमें जी, भारत के उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य है जी, तो भारत में कुल 28 राज्य है। कितने राज्य है, 28 राज्य है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कुल कितने केंद्र शासित राज्य है, तो 8 है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 8 केंद्र शासित 28 राज्य। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है 2011 की जनगणना है, ठीक है ना। 2011 में जनगणना जब हुआ था तो उस समय जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में दिया है 98 करोड़, होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है 100 करोड़, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा कि 2011 में भारत की जनगणना जब हुआ था तो उसमें कितनी जनसंख्या थी, 121.08 करोड़। 121.08 करोड़, मतलब ऐसे मान लीजिए 121 करोड़ उस समय जनसंख्या थी जब 2011 में भारत की जनगणना हुई थी। और 2001 पूछ दे अगर 2001, ठीक है ना, 2001 भी पूछ सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 103, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2011 के समय 121 करोड़, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। वह कौन सा नगर है, ठीक है, जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, ऑप्शन बी में दिया है दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया है कोलकाता, ऑप्शन डी में दिया है चेन्नई, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा मुंबई, ठीक है ना। मुंबई में अभी सबसे अधिक क्या है जी, तो जनसंख्या पाई जाती है, अभी मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या है, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है। पर्यटन नगर है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है। पर्यटन मतलब जहाँ पे घूमने लोग जाते हैं, घूमने वाला नगर कौन है, नैनीताल। ऑप्शन ए में दिया है नैनीताल, यही सही उत्तर हो जाएगा। नैनीताल जो है एक पर्यटन स्थल है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न की बात करते हैं कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान था। मतलब जब 2001 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था, तो उस समय मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान था वह था 115वां। कौन था, 115वां स्थान था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जहाँ पे जल का अभाव होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे जल की कमी होती है वहाँ पे कैसी बस्तियां पाई जाती है जी, तो वहाँ पे एकदम घना बस्ती पाएगा नहीं पाएगा। कैसी बस्तियां पाई जाती है, तो प्रकीर्ण, मतलब कि बस्तियों बहुत ही कम होती है वहाँ पे, ठीक है ना। बहुत कम लोगों को पाए जाते हैं बस्तियां जहाँ पे जल का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जल का अभाव कर दिया जाएगा, मतलब कमी हो जाए, तो आप लोग वहाँ पे रहना अच्छा रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा, कोई भी नहीं रह पाएगा। जहाँ पे पानी मिलेगा नहीं तो कोई नहीं रह पाएगा, जल ही जीवन है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा प्रकीर्ण, ठीक है ना। जहाँ पे जल का अभाव होता है वहाँ पे प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। जो फरीदाबाद शहर है वह किस राज्य में है, तो फरीदाबाद जो शहर है वह हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। अच्छे से याद कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। उदयपुर नगर जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो जो उदयपुर नगर है वो भी राजस्थान में स्थित है। किसमें, राजस्थान में स्थित है। इसका भी राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट अगला प्रश्न है कि फल एवं सब्जी, ठीक है ना, तो वैसे में प्रश्न है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस राज्य में है। फल और सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक फल और सब्जियों का विस्तार है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फल और सब्जियों का सबसे अधिक क्या है जी, विस्तार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मैदानी भूमि, ऑप्शन बी में दिया है कृषि, ऑप्शन सी में दिया है प्रति, ऑप्शन डी में दिया है वन। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा मैदानी भूमि। मैदानी भूमि जो है वह भूमि उपयोग के लिए क्या है जी, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। निम्न में से कौन जो है सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा मृदा में लवणता। जो मृदा में लवणता है वह भू निम्नीकरण का एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से सही प्रश्नों को याद करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। इनमें से कौन रोपण फसल है जी, ऑप्शन यहाँ पे बी दिया है कोको या चाय जिसको बोलता है। कोको क्या है, एक रोपण फसल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग भू उपयोग स्वर्ण नहीं है। ठीक है ना, स्वर्ग नहीं है। भू उपयोग जो है, भूमि का जो उपयोग है वह स्वर्ग नहीं है। तो इसका भी उत्तर जो हो जाएगा वह एक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सीमांत भूमि। ठीक है ना, जो सीमांत भूमि है वह भू उपयोग स्वर्ण नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 49 नंबर के निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। खाद्य फसल की बात कर रहा है, ठीक है ना। खाद्य फसल कौन सी है जी, ऑप्शन ए में दिया है गन्ना, ऑप्शन बी में दिया है मक्का, ऑप्शन सी में दिया है कॉफी, सी में दिया है मक्का और ऑप्शन डी में दिया है चुकंदर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है मक्का। ठीक है ना, जो मक्का है आप याद कर लीजिएगा, मक्का क्या है, एक खाद्य फसल है। मक्का क्या है जी, एक खाद्य फसल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता में सबसे अधिक है। मतलब किस नदी का जल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, कौन सी नदी है जी, तो सबको मालूम होगा, ये प्रश्न जो है सबको मालूम होगा कि गंगा नदी का उपयोग सबसे अधिक होता है। किस नदी का, गंगा नदी के जल का उपयोग जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में किस में कैमा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैमा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वह किस राज्य में है। कैमा नाभिकीय केंद्र जो है वह किस राज्य में है जी, तो कैमा जो है वह कर्नाटक में है। किस में है, कैमा कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। जो नोवामुंडी लौह अयस्क है वह किस राज्य में स्थित है, तो नोवामुंडी जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, सभी प्रश्न है जो यहाँ भी ये प्रश्न आ रहा है कि कौन सा जो स्थान है कहाँ स्थित है, इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा। तो नोवामुंडी है किस राज्य में है जी, तो ये झारखंड में है। किस में है, झारखंड में है। आप लोग इसको अच्छे से नहीं हो पाए तो लिख भी लीजिएगा। जो भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि कहाँ स्थित है उसको एक चार्टर बना लीजिएगा और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नोवामुंडी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। औद्योगिक अवस्थापना का एक कारक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है बाजार होना बहुत आवश्यक है, पूंजी भी बहुत होना आवश्यक है, ऊर्जा का भी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा यह एक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर की बात करता है तो औद्योगिक नगर कौन है जी, तो सबको मालूम होगा कि जो जमशेदपुर है वह एक औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है, तो औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक नगर जमशेदपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ स्थित है जी, तो सबको मालूम होना चाहिए। ये जो है वह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे भी जितने सारे ऐसे प्रश्न हैं सबको अच्छे से याद कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। जहाँ भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले उसको अच्छे से एक चार्टर बना लीजिए और सभी को याद कर लीजिए। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी कहाँ है जी, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक जो है वो चंडीगढ़ में है। कहाँ है, चंडीगढ़ में है। आप लोग बताइए कि चंडीगढ़ एक राज्य है या फिर केंद्र शासित राज्य है, तो चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, और किसी राज्य की राजधानी भी है, 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मोहाली जो है सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। ग्रांड
ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर है, मतलब जो इसके किनारे जो है स्थित नहीं है, ये जो सड़क है इसके किनारे स्थित नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लखनऊ। जो लखनऊ है वह ग्रैंड ट्रंक, ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक सड़क के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किससे मिलाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 नंबर, ठीक है ना, 4 नंबर की बात कर रहा है कि जो चार नंबर है वो किससे किसको जोड़ता है। तो जो 4 नंबर है वह चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नंबर 4 है वह चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वह जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा किसको किससे जोड़ता है। इससे पहले जो क्लास किए थे ज्योग्राफी का, ठीक है ना, उसमें पूछा था कि उत्तरी दक्षिणी, आप लोगों को मालूम होगा कि जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा पूछा था इससे पहले के क्लास में, ठीक है ना, इससे पहले का जो मॉडल सेट था ज्योग्राफी का 1, उसमें पूछा था कि उत्तरी और दक्षिणी जो गलियारा है वह किससे जोड़ती है। तो ये सबको मालूम होगा कि उत्तरी से दक्षिणी जो जोड़ती है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पूर्वी से पश्चिमी गलियारा किसको जोड़ता है। तो पूर्वी से पश्चिमी जो है वह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। किससे, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। वह कौन सा नदी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी है, ठीक है ना। किस नदी में सबसे ज़्यादा गंदगी है जी, तो यमुना नदी में। किस नदी में, यमुना नदी जो है वह सर्वाधिक सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बस मात्र 10 प्रश्न और बच्चे हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपका जो मॉडल सेट 2 है वो भी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। किस राज्य में, ठीक है ना, उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम जो प्रतिशत नहर है वह सिंचाई के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है अधिकतम उसका जो नहर है, ठीक है ना, वो किसके काम में आता है जी, तो सिंचाई के काम में। जो उसका जो नहर है वह सिंचाई के काम में ज़्यादा उपयोग आता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। मतलब वो कौन सी नदी है जिसमें मिट्टियाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। किस नदी में मिट्टी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है जी, तो सतलज नदी में। किस नदी में, सतलज नदी में जो है मिट्टी बहुत कम ढोने की काम करती है जो सतलज नदी है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 63 में प्रश्न है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। मतलब तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है। तो तालाब द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई है वह तमिलनाडु में ही की जाती है। तालाब द्वारा तमिलनाडु में की जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर जो है इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। विजयनगर की बात कर रहा है। विजयनगर इस्पात केंद्र जो है, तो आप सबको बताइए कि विजयनगर को एक हम्पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जो विजयनगर है वो किस राज्य में है जी, तो विजयनगर कर्नाटक में ही है। तो इसका जो एक केंद्र कहाँ हो जाएगा जी, जो विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ हो जाएगा, वहीं विजयनगर जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं विजयनगर हम्पी न, उसी विजयनगर की बात कर रहा है कि विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ है। तो विजयनगर इस्पात केंद्र जो है वो कर्नाटक में ही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। वो कौन सा स्थान है जहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो केरला में। कहाँ पे जी, केरला में सबसे पहले परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। नरोड़ा की बात कर रहा है, ठीक है ना, नरोड़ा राज्य, ठीक है ना, नरोड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे, तो उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सलेम संबंधित है। सलेम किससे संबंधित है। सलेम का अर्थ क्या है जी, सलेम किससे संबंधित है, तो सबको मालूम होगा जो मैसाबी है, जो सलेम है वह लोहा इस्पात से, किससे, लौह इस्पात से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलेम लौह इस्पात से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। नोएडा जो है वो किस राज्य में स्थित है जी, तो नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में। किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर की संरक्षण की दृष्टि से तांबा के स्थान पर कितना धातु का उपयोग उचित है, ठीक है ना। संरक्षण की दृष्टि से तांबा के स्थान पर, ठीक है ना, कितना धातु का उपयोग, ठीक है ना, यहाँ पर कितना धातु का उपयोग में कितना नहीं होगा, वह किस है, ठीक है ना, किस धातु का उपयोग उचित है। संरक्षण मतलब किसी चीज़ की संरक्षण के लिए, ठीक है ना, तांबा से अधिक उपयोग किस धातु का करना चाहिए। तांबा से अधिक उपयोग किस धातु का करना चाहिए जी, तो एल्यूमिनियम जो है वह तांबा से बेहतर होता है। कौन, एल्यूमिनियम क्या है, तांबा से बेहतर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि संरक्षण के लिए बेहतर कौन है, तो एल्यूमिनियम है, ठीक है। संरक्षण के लिए तांबा से बेहतर कौन है, एल्यूमिनियम है। लास्ट प्रश्न है कि नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। जो नवेली स्थान है वहाँ पे सबसे अधिक किस चीज़ की खनन की जाती है, कौन सा चीज़ मिलता है, तो लिग्नाइट कोयला मिलता है। आप सबको मालूम होगा कि कोयला के 4% है, ठीक है ना। कोयला के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। उसी 4 प्रकार में तीसरा प्रकार कौन है जी, तो लिग्नाइट है। तो जो नवेली में क्या मिलता है, नवेली में सबसे अधिक
कोयला मिलता है, वो भी कौन कोयला? तो लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपके कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हुए मॉडल सेट जियोग्राफी का 2, ठीक है ना। जियोग्राफी का या दूसरा मॉडल सेट है, इससे भी पहले हमने पहला मॉडल सेट करा दिया था, ठीक है ना। आप लोग उम्मीद है कि उसको भी कर दिए होंगे। चलिए यहाँ पे अब आपका दूसरा मॉडल सेट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका कुल और 3 मॉडल सेट बच गया है। कितना? 3 मॉडल सेट बच गया है, बहुत जल्द ही उसको भी कराएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दिए चैनल पर नए होते, ताकि जो अगला जो मॉडल सेट लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक बार जम के लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।